हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे RWA बुक का, दिल्ली पुलिस का जो बुक है आपका, इसमें HCM भी आ जाता है, AWTPO भी, और ड्राइवर के लिए भी आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे और आज 30 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही करके इसमें 300 के आसपास क्वेश्चन है, तो 10 वीडियो के अंदर हम लोग पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे। देन आपका पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी, ऐसे करके पूरा जीएस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण युग। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में जो ये पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है कि नवपाषाण काल लगभग 6000 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला, इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शायद इस बार यहाँ से प्रश्न बन जाए। इसी काल में लोगों ने खेती जमीन पर अलग अलग फसल उगाने शुरू की। इसी काल में लोग ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किया। नवपाषाण काल में ही लोग ने अस्थायी आश्रय बनाने भी शुरू कर दिया। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है दूसरे पेपर में, SSC के पेपर में, कि किस युग में या किस काल में मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक त्रामपाषाण कालीन संस्कृति स्थल है। दैमाबाद महाराष्ट्र है, आप सभी को पता होना चाहिए। दैमाबाद हड़प्पा कालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में स्थित है। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो BP बोपिडर ने इसकी खोज की थी। और दैमाबाद से हड़प्पा कालीन तर्मरथ भी मिला है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि दैमाबाद से तर्मरथ मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। आपको इसमें से गलत बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन ही भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका तो मध्य प्रदेश में है, तो यही ऑप्शन गलत है, आंसर यही हो जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रसायन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, तो देख लेते हैं। इधर दिया अभी नहीं है, इतना ही पॉइंट था। चौथा प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रेशन कहाँ पे है ये। तो ये दिल्ली में है आपका, जो आपका दिल्ली में कैनॉट प्लेस है उसके पास में है ये। यह एक संरक्षित पुरातत्व स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियों एवं सभ्यताओं को पाक ऐतिहासिक काल में सही कलन में। सबसे पहले याद रखिएगा पुरापाषाण काल, देन आपका मध्यपाषाण काल, और सबसे बाद में जो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम लोग नौ मतलब नया होता है, तो ये न्यूलोथिकल एज इंग्लिश में बोलते हैं इसको। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही काल अनुमान अभी बताया मैंने, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पाक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल से नाम से भी जाना जाता है। जो आपका पाक ऐतिहासिक काल है उसको हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट बैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया गया। तो कांसे के, आप हमेशा कभी भी हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न आए तो कांसे, कॉपर यानी आए तो लगा दीजिएगा, क्योंकि उस समय कांसे का ही प्रयोग हुआ था, लोहे वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियां बनाने का एक लास्ट वैक्स तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, सूरकोटदा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। और सूरकोटदा पुरातत्व स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अब देखिए, यहाँ कच्छ जिला कभी, ये एक आप याद रख लीजिएगा, जो कच्छ है ना, ये आपका गुजरात में, क्योंकि यहाँ से एक और प्रश्न बनता है
कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में। और एक और बनता है आपका कच्छ बायोस्फीयर और कच्छ नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी आपका गुजरात में ही होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कच्छ याद रखिएगा कि गुजरात में एक जिला है, ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहाँ घोड़े की अस्थाई के अवशेष मिले हैं, मतलब घोड़े का यहाँ से सबूत मिला है कि घोड़े यहाँ पे पाए जाते थे। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने किया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात में जो स्थित धौलावीरा, इसका खोज किसने किया था, तो जेपी जोशी ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। देखिए गुजरात में स्थित नहीं है तो ये हो जाएगा अमाड़ी। धौलावीरा अभी तो हम लोग पढ़े कि ये गुजरात में। लोथल तो गुजरात में, ये बहुत लोथल से बहुत पूछता है कि लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। रंगपुर भी गुजरात में। लोथल याद रखिएगा कि एक बंदरगाह था, पोर्ट था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल अमरी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा स्थल, आपका अमाड़ी। अमाड़ी एक हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच एक समकन युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि दैमाबाद अभी हम लोग पढ़ा कि ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन से काली रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ा था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और कालीबंगन से ही जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, बंजर भूमि के प्रमाण मिलते हैं, और आपके यहाँ से हल का प्रमाण मिलता है, ये भी याद रखिएगा। राखी गढ़ी हरियाणा में है, और ये याद रखिएगा कि राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, और आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगन किस वर्तमान भारतीय राज्य में। अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान में है कालीबंगन, और इसमें कुछ पॉइंट भी होगा। देखिए अभी आ ही गया पॉइंट, मैंने जो बताया कि कालीबंगन हड़प्पा स्थल के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, ये याद रखना है, अमलनंदा घोष। और कालीबंगन के उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापड़ हैं। अब देखिए कालीबंगन कहाँ पे है, कालीबंगा, तो कालीबंगा घाघर नदी के तट पर है, और यहाँ से काली चूड़ियों के कारण रखा गया, इसका नाम जो मैंने पीछे अभी डिस्कस किया था। और यहाँ पे शिलालेख, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, सिक्के तथा मुहर प्राप्त हुए हैं। यहाँ बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्निवेदीय, जूते हुए खेत, ये सब मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए कैसे प्रश्न बनता है, जैसे कि ये पॉइंट है तो अब इससे प्रश्न बन गया तो शायद ये रिपीट ना हो, तो लेकिन इसके अंदर जो नोट्स में पॉइंट बना के दिया गया है वहाँ से प्रश्न बन सकता है, ऐसा हो सकता है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की का प्रतिमा किससे बनी थी, तो अभी बताया मैं, कभी भी हड़प्पा में आए तो कांस्य लगा दीजिएगा, क्योंकि उस समय इसी का प्रयोग होता था। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिला है। यह मूर्ति लास्ट बैक्स तकनीकी से बना है, ये पीछे भी प्रश्न आया था, अभी हम लोगों ने देखा। यह मूर्ति लास्ट बैक्स तकनीकी से बनी है, और ये इसे ब्रिटिश पुरातत्व ऑर्नेस्ट मैके ने 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। इस मूर्ति का विस्तृत नक्शाई, आभूषण तथा मुद्र धातु विज्ञान तथा प्रतिष्ठित सामाजिक प्रकारों में विकास का प्रमाण देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल, अभी ये हो जाएगा राखी गढ़ी। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि राखी गढ़ी याद रखिएगा सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कि ये आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी बड़ा है, ठीक है। और राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा, जल की निकास की प्रणाली और मार्ग, बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला है, ठीक है। राखी गढ़ी स्थित कहाँ है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। अभी हम लोग पढ़ा राखी गढ़ी। कालीबंगन आपका कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था।
देखिए यही मात्र एक था जो 3 भागों में विभाजित है, बाकी सब आपका 2 ही में विभाजित है। तो याद रखना है, ये बहुत पेपरों में पूछा है कि धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में, 3 टीलों में, ऐसे जानते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई गई थी? तो ये बृहस्थ स्नानागार, इसे हम लोग विशाल स्नानागार के नाम से भी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पानी को रिसाव को रोकने के लिए डामर पतली परत लगाई गई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल उस समय ज़्यादा देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता मुहरों पर बैल अतिरिक्त देखा जाता था, इसके मतलब ज़्यादा मात्रा में बैल देखा जाता था। और इसके अलावा अतिरिक्त कौन कौन से देखे जाते थे? जैसे बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरन तथा भेड़, ऐसे पशुओं भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों का आकार त्रिभुजाकार और आयताकार और वृत्ताकार या वर्गाकार होता था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। और हड़प्पा किसने खोजा था? तो हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 में। देखिए हड़प्पा को याद करने का मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। हड़प्पा से हड़प्पा, हड़प्पा समझ में आता है ना? तो हड़प्पा गया तो दया आ गया, तो हड़प्पा दयाराम साहनी, ऐसे याद कर लीजिएगा, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है। और फिर आपका हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, जो मोहनजोदड़ो होता है इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा का किसने किया था? आपका अभी बताया दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। लोथल का किसने किया है? तो डॉक्टर एस राव ने किया है, ये भी याद रखिएगा। और लोथल मैंने बताया पीछे की एक आपका क्या था, पोर्ट भी था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता, एक मिनट, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में, अभी हम लोग पढ़ लिया। कोटदीजी, इस स्थल में कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। लोथल अभी पढ़ा कि एक बंदरगाह है और गुजरात में स्थित है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, तो आप लोग लोथल को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? तो सिंध भाषा में है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है, अवशेष मिला है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में बता देना है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है कि सिंधु नदी के किनारे है। अभी फिर से लोथल का आ गया, लोथल कहाँ स्थित है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ लोथल बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? देखिए उस समय लोग पके हुए ईंट का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तप्त मिट्टी के ईंट का प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासियों जो घर बनाते थे वो उसमें तप्त मिट्टियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए यहाँ पे आपका उत्तर वैदिक काल से प्रश्न आ गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठा? देखिए गाय को सबसे ये मानते थे, और हड़प्पा कालीन में बैल को मानते थे, ज़्यादा उसका देखा गया है। तो प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल के दौरान गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था, और उस समय समाज प्रतिशतात्मक था, ठीक है। ये याद रखना कि प्रतिशतात्मक था, और सिंधु घाटी सभ्यता में मृत्शतात्मक था। ऋग वैदिक काल में गायों को गोधन कहा गया। ये प्रश्न पूछा है कई बार कि गाय को क्या कहा गया है ऋग वैदिक काल में? तो गोधन, और या गाय का धन कहा जाता था, ठीक है, याद रखना है ये भी आपको पॉइंट। कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर आता है? शूद्र। देखिए इसमें आपको बांटा गया था वर्ण व्यवस्था 4 भागों में। सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था कि अध्यापक कराना,
अध्ययन कराना मतलब पढ़ाना वढ़ाना इसका काम होता था वेदों का। और क्षत्रिय का काम होता था युद्ध का, और वैश्य का काम खेतीबाड़ी करना होता था, शूद्र अन्य तीनों वर्णों का सेवा करना होता था। ये चार ही बटे हुए थे आपके ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोत से एक, देखिए सामवेद से बहुत प्रश्न पूछता है आपका ऋग्वैदिक काल से। इस सामवेद आपको याद रखिएगा संगीत और कला के लिए है। भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद है। पहला ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद पूछता है तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद पूछेगा आपको तो अर्थावेद है। ठीक है। सामवेद संगीतों के लिए फेमस है, और यजुर्वेद आपका याद रखना है। ये 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थावेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अर्थावेद। अब आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट दिया है, या अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। केंद्रीय विषय ऋग्वेदिक में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत और अर्थावेद औषधियों से संबंधित। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो उस समय पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है। पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन का धार्मिक अनुशासन आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई है। अभी बताया 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेदिक में किलों को तोड़ने वाले रूप में जाना जाता था? तो इंद्र देव को जाना जाता था। इंद्र को ऋग्वेदिक में किलो तोड़ने वाले देवता माना गया है। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये भी याद रखना है पॉइंट। और इसके अलावा इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी भी कहा जाता था। किस काल में कहा जाता था? तो ये ऋग्वैदिक काल में। ऐसा प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे व्रह वेद के नाम से जाना जाता है? तो ये अर्थावेद है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देख लीजिएगा, बता देते हैं। मैंने बताया सबसे पहले तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थावेद। चारों वेद में सबसे नया मैंने अभी बताया था अर्थावेद है, और सबसे पुराना ऋग्वेद है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं, इनकी संख्या 4 है। ठीक है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, ये कुछ देर पहले बताया था। अब इसमें मंडल याद कर लीजिएगा, पूछता है कितने मंडल, 10, सूक्त कितने 1028 और 10,580 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। ये कभी प्रश्न पूछे कि यज्ञ का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से। सामवेद चारों वेदों के आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है, और सामवेद का संबंध संगीत से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में, एक मिनट, यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? यज्ञ में घोड़े का बलिदान, अश्वमेघ यज्ञ। देखिए अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, घोड़े के बलिदान के लिए तो अश्व तो घोड़ा आ गया, तो अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ घोड़े के बलिदान से संबंधित है, और अश्वमेघ यज्ञ का प्राचीन काल वैदिक यज्ञों से प्रमुख स्थान है। अश्वमेघ शब्द में अश्व का शब्द का अर्थ घोड़ा तथा मेघ का अर्थ बलि होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है मीनिंग जो मैंने बताया। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक है? देखिए तो 1500 से 600 ईस्वी तक वैदिक काल की अवधि है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। ठीक है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी, और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व वैदिक काल जिसकी अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जिसकी अवधि है 10,000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मगध की राजधानी शुरुआत में राजगिरी थी, बाद में चेंज होके अब यहाँ है कि मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। यह आधुनिक बिहार में राजगीर में है, मतलब जो राजगिरी है अभी इसको राजगीर बोलते हैं। मगध राज्य के राजा बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कराया था तथा इसकी अपनी राजधानी बनाया था। मगध के बाद राजा अजातशत्रु भी राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, और इसने अपने पिता का हत्या कर दिया था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का हत्या इसका बेटा कर देता है, इसलिए इसे प्रतीकात्मक भी बोलते हैं। मगध की एक और राजधानी है पाटलिपुत्रा थी। जब
जिससे अब पटना के नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन की राजधानी अवंती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला सेट होगा आपका, उसमें 31 से 60 तक प्रश्न रहेंगे। ऐसे ही हम लोग पूरा RWA का जो बुक है हिस्ट्री का, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का पूरा कवर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।